हे दोस्तों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आप सभी का इसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का लेक्चर नंबर 3 और इसके साथ ही ये हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 7 होगा। तो नोटिस कीजिएगा कि आज के इस लेक्चर में बात करने वाले आंत में पाचन की क्रिया यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप किसी भी अध्यापक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस तरह से सारी क्लास आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फिगर और इसी फिगर के माध्यम से काफ़ी अच्छे से दोस्तों आपको समझाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सारा फिगर, तो पहले आपको ये समझना है कि कौन इसमें जो भी फिगर जो भी पार्ट्स हैं वो कौन कौन से। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लीवर यानी यकृत। आपको पता है कि जो यकृत है इसी को हम लीवर, जिगर, कलेजा एवं सारी चीज़ें इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जिगर भी इसी को बोलते हैं, लीवर भी इसी को बोलते हैं, कलेजा भी इसी को बोलते हैं और यकृत। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे अमाशय है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये अमाशय आपको जिसको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यानी स्टोमच। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इसी आमाशय के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अग्न्याशय। क्या होता है? अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका छोटी आंत हो गया और ये आपका बड़ी आंत हो गया। ठीक है, अब मैं आपको पूरी तरह से एक अच्छे से डिटेल से काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, क्लास मैंने पिछले क्लास में आपको जो बताया था थोड़ा सा मैं उसको एक बार रिवाइज जरूर कराना चाहूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये जब लिंक होगा तो इससे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि हम जैसे ही रोटी का टुकड़ा या फिर कोई भी भोज्य पदार्थ हम खाना स्टार्ट करते हैं यानी मुख में रखते हैं, तो मुख में जैसे ही रोटी का टुकड़ा पड़ता है यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। यानी मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और फिर यहाँ से ये ग्रासनली से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है? ग्रासनली से होते हुए ये सीधे अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है सर? अमाशय में। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको मुख गुहा में पाचन बता दिया, ग्रासनली में बता दिया, इसके अलावा अमाशय में पाचन की क्रिया किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। इसके बाद मैंने बताया था कि अमाशय के बाद क्या मैंने बताया था कि अमाशय के बाद जो होता है भोजन जो है क्या होता है? भोजन एक लिक्विड अवस्था में बदल जाता है यानी एक अर्ध तरल अवस्था में बदल जाता है जिसको हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। और इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? भोजन जाता है छोटी आंत में। तो दोस्तों हम यही पढ़ने वाले हैं छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हम एक और ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अग्न्याशय, और इसके बाद हम लीवर की भी बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अब भोजन जो है, जब भोजन का पाचन अमाशय में हो गया, ये आपका अमाशय है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम निकलता था, तो 3 एंजाइम मैंने आपको बताए थे। तीनों एंजाइम जब निकलेगा यहाँ से तो भाई जाहिर सी बात है कि जब एंजाइम निकलेगा तो पाचन होगा जरूर। तो अमाशय में जैसे ही पाचन हुआ तो पाचन होने के बाद भोजन बदल गया लिक्विड में। देखिए, पूर्ण लिक्विड में नहीं बदला, क्योंकि लिक्विड वो होता है, एक लिक्विड वो होता है जो क्या होता है, उसको रख दो तो वो क्या हो जाए, वो क्या करेगा, अपना स्थान मतलब क्या करेगा, वो मतलब लुढ़क जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। लेकिन एक लिक्विड होता है जिसको रख दीजिए तो वहीं पर रहेगा, यानी अर्ध लिक्विड मतलब अर्ध तरल अवस्था में बदल गया। तो ये जो भोजन अर्ध तरल अवस्था में बदल गया इसको हम बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे? काइम। और फिर जब भोजन काइम में बदलता है तो ये काइम जो है अमाशय के रास्ते हुए यहाँ देखिए ये प्रवेश करता है आंत में। देखिए ये एक नली के माध्यम से आंत में प्रवेश करता है, यानी ये जो नली है ये नली छोटी आंत का पहला हिस्सा है जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, इंग्लिश में डुडेनम बोलते हैं। चलिए मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ। तो देखिए, भोजन अब कहाँ पहुँच चुका है? आंत में, जिसको हम इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो ध्यान समझिए कि आंत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे आंत की कुल लंबाई कितनी होती है? 22 फीट। आंत की कुल लंबाई 22 फीट होती है। कितनी होती है भैया? 22 फीट। इस 22 फीट में आंत को 2 भागों में बांटा गया, एक छोटी आंत होती है, दूसरी बड़ी आंत। ध्यान समझिएगा, एक छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत। तो छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 17 फीट, जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 5 फीट। अब
लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये बताइए, अगर ये छोटी है तो इतना ज़्यादा लंबा क्यों है, और ये बड़ी है तो इसकी लंबाई कम क्यों है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है ना कि ये छोटी इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसका व्यास क्या होता है, कम होता है। व्यास का मतलब इसकी चौड़ाई कम है, यानी इसकी चौड़ाई कम है। ध्यान समझिएगा। देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि दो हमारे पास गिलास हैं, एक गिलास की लंबाई 8 से, अगर मैं कहूँ एक गिलास की लंबाई कितनी है, एक गिलास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे गिलास की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, उसमें 1 लीटर दूध आता है, जबकि मैं अगर बात करूँ जो छोटी वाली है उसमें, जो बड़ी वाली उसमें कम आता है, छोटी वाली में क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी जिसकी चौड़ाई ज़्यादा वही बड़ा माना जाएगा, यानी चौड़ाई के हिसाब से जिसका व्यास ज़्यादा होगा वही बड़ा माना जाएगा। तो भैया बड़ी याद की देखिए व्यास कितनी है, देखिए इसकी चौड़ाई कितनी मोटी है, देखिए भले ही छोटी है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसीलिए इसको बड़ी याद कहा गया। जबकि छोटी याद इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी लंबाई भले ही ज़्यादा है लेकिन ये चौड़ाई में क्या है, कम है। ठीक है, तो बड़ी याद की लंबाई कितनी होती है भैया, 5 फीट, जबकि छोटी याद की लंबाई 17 फीट। अब देखिए, अब यहाँ पे छोटी याद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ड्यूडेनम, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ये देखिए। दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो नोटिस कीजिएगा कि भोजन जब अमाशय से सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, आंत के पहले वाले हिस्से में। तो पहला हिस्सा कौन सा है, ड्यूडेनम, यानी ग्रहणी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी। तो यहाँ पे भोजन क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, यानी जो भोजन की अर्धतरल अवस्था होगी वो प्रवेश करेगा कहाँ पे, वो प्रवेश करेगा ड्यूडेनम, यानी ग्रहणी में प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यह ग्रहणी में प्रवेश किया, कौन, ये भोजन जैसे ही ग्रहणी में प्रवेश किया, और ये जो ग्रहणी होती है ना, ये एक यू आकार की नली होती है, याद रखिएगा, ये ऐसे यू आकार की नली होती है। देखिए ये चूंकि बड़ी याद इसके ऊपर से गया इसलिए दिखाई नहीं देता रहा है, जबकि यू नीचे जो आपकी छोटी याद आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे यू आकार की नली होती है। तो नोटिस कीजिए, ग्रहणी किसे कहते हैं, यू आकार की जो नली होती है उसी को हम ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब ये जैसे ही ग्रहणी में प्रवेश करेगा, तो ग्रहणी में प्रवेश करता है तो फिर नीचे पाया जाता है एक अग्न्याशय ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अग्न्याशय। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यू आकार की नली। देखिए ये अग्न्याशय, देखिए ये आपको यू आकार की नली दिख रही है, ये देखिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये यू आकार की नली है। ठीक है, ये आपकी यू आकार की नली है। तो यू आकार की नली में ये प्रवेश करता है, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं। और इसी ग्रहणी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, अग्न्याशय ग्रंथि पाई जा रही है। यह देखिए ग्रीन कलर का, ये अग्न्याशय ग्रंथि है। और दोस्तों क्या होता है, भोजन जो है क्या होगा, यहाँ पे जब अग्न्याशय ग्रंथि आपको दिख रहा हो तो इसी अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है अग्न्याशय रस। क्या निकलता है, अग्न्याशय रस। इसको हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं, इस अग्न्याशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। और इसमें से निकलता है अग्न्याशय रस, और इस अग्न्याशय रस से प्रभावित होकर इनसे 3 एंजाइम निकलते हैं। तो 3 एंजाइम कौन से निकलते हैं, 3 एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, अग्न्याशय से। देखिए ये आपका अमाशय है, इस चीज़ को ध्यान, ये अमाशय है जिसको हम स्टोमच बोलते हैं, और ये आपका अग्न्याशय है। क्या है, अग्न्याशय, यानी एक प्रकार की ग्रंथि होती है। मैं आगे ग्रंथि भी पढ़ाऊँगा। तो इस ग्रंथि से निकलता है 3 एंजाइम। अब मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्न्याशय से मुख्यतः 3 एंजाइम निकल रहे हैं, जिसमें पहला नाम है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। ध्यान समझिएगा, हमने आपको बताया कि भोजन में प्रोटीन की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है। तो अभी भी भोजन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही अग्न्याशय रस से ये जो निकलता है, अग्न्याशय रस से जो ये आपके 3 एंजाइम निकलते हैं, इनमें से जो पहला ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन भैया प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। एक याद रख लीजिए, जहाँ पे सिन आएगा, सिन ट्रिप्सिन, सिन जहाँ पे लास्ट में आएगा, समझ लीजिए वो प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका, प्रोटीन का। और इसके बाद यहाँ जो दूसरा है एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। और तीसरा जो है लाइपेज, ये वसा का पाचन करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइपेज होता है ये वसा का पाचन करेगा। कौन, लाइपेज।
लाइपेज वसा का पाचन करेगा, जबकि सिन नाम का वर्ड जहाँ पे लास्ट में आएगा वो हमेशा प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम निकलते हैं, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए भैया। ट्रिप्सिन का पहला वर्ड लेटर पकड़िए टी, और ए एमाइलेज का पकड़िए ए, और एल का पकड़िए लाइपेज का ला, तो टाल। क्या याद कर लीजिए? टाल। टाल क्या कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से। ठीक है, तो देखिए अब ये अग्न्याशय क्या करेगा? इन तीनों का पाचन करेगा, यानी जो अग्न्याशय रस है इन तीनों का पाचन करेगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि अग्न्याशय रस तीनों को पचाने में सहायक होता है, इसलिए अग्न्याशय रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। किसको कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों का पाचन करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया भाई अग्न्याशय का भी काम खत्म हो गया। तो अब जब अग्न्याशय का काम खत्म हो गया तो इसी के ऊपर पाया जाता है लीवर। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज में दिखा देता हूँ। तो देखिए भाई यहाँ पे अग्न्याशय का काम, यानी ये अमाशय था और ये देखिए नीचे अग्न्याशय था, यही तो है अग्न्याशय। देखिए तो अग्न्याशय का काम समाप्त हो गया भाई, अग्न्याशय ने अपना काम कर दिया, यानी पैनक्रियाज ने अपना काम कर दिया। अब देखिए इसी के जस्ट ऊपर एक अंग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लीवर। ये देख रहे हैं लीवर, इसी को हम यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। होता क्या है दोस्तों कि भोजन जो ये क्या हुआ, भोजन यहाँ अग्न्याशय में, मतलब इसका काम होने के बाद, अग्न्याशय से पाचन की क्रिया होने के बाद क्या होता है, ये भोजन यहीं पे अटका हुआ है, यहीं पे गृहणी में। ठीक है, इधर क्या कर रहा है? इधर लीवर भी अपना काम कर रहा है। लीवर क्या कर रहा है? लीवर से एक रस का श्रावण होता है, एक रस निकलता है, और उस रस का नाम है पित्त रस। क्या नाम है? पित्त रस। तो लीवर से एक रस निकल रहा है जिसका नाम है पित्त रस, और ये पित्त रस कहाँ इकट्ठा होगा? पित्ताशय में। कहाँ पे इकट्ठा होगा? पित्ताशय में। तो पित्ताशय कहाँ है भैया? ये देखिए आपको मिल रहा है पित्ताशय, ये ग्रीन कलर का, ये पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय। तो ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये पित्ताशय है। ये यकृत में जो रस निकलेगा वो इस पित्ताशय में इकट्ठा होगा, जिसको हम गाल ब्लैडर भी कहते हैं। अब ये पित्तरस क्या होगा? ये पित्तरस इस नली के माध्यम से, देख रहे हैं, ये नली के माध्यम से सीधे पहुंचेगा कहाँ? गृहिणी में, जहाँ पे भोजन अवेलेबल है, ये गृहिणी में पहुंचेगा। अब जैसे ही ये गृहिणी में पहुंचा तो ये क्या करेगा? ये भैया मतलब ये बसा को, यहाँ पे जो बसा की मात्रा थी ना, इस बसा को जल में घुलनशील बनाने का काम करेगा। यानी भोजन में जो बसा की मात्रा अवेलेबल है उसको घुलनशील बनाने का काम करता है। कौन? पित्तरस। अब देखिए पित्तरस एक काम करिए, देखिए लीवर जो है, लीवर में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि ये भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है, लेकिन भोजन का पाचन खुद नहीं करता है। तो यहाँ पे एंजाइम नहीं बल्कि एक रस का स्राव हो रहा है जिसको हम पित्तरस कहते हैं। तो पित्तरस का काम क्या है भैया? पित्तरस का काम है कि वो क्या करता है? वो बसा को जल में घुलनशील बनाता है। तो देखिए पित्तरस बसा को जल में घुलनशील बनाता है, और इसी क्रिया को हम पायसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। तो बताइए पायसीकरण इमल्सीकरण किसे कहते हैं? पित्तरस द्वारा जल में, बसा को जल में घुलनशील बनाने की क्रिया को हम पायसीकरण या इमल्सीकरण कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे लीवर ने भी अपना काम कर दिया, अमाशय ने भी अपना काम कर दिया, और अग्न्याशय ने भी यानी अपना काम कर दिया, यानी पैनक्रियाज ने भी अपना काम कर दिया। अब शुरू होता है आंत, यानी जो छोटी आंत है, अब उसका कार्य शुरू होगा। तो देखिए ये पहुंचा कहाँ पे? गृहिणी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, अब ड्यूडेनम का काम तो हो गया। अब ये भैया जाएगा जेजुनम में। कहाँ पे जाएगा? जेजुनम। जेजुनम कहाँ पे है? तो मैंने आपको बताया जो दूसरा हिस्सा है छोटी आंत का। ठीक है, तो देखिए अब ये भोजन यहाँ पे गृहिणी के बाद सीधे, यानी पहले हिस्से के बाद दूसरे हिस्से में पहुँचेगा, यानी छोटी आंत का जो दूसरा हिस्सा होता है जेजुनम, यहाँ पे पहुँचेगा बीच वाले हिस्से में। ठीक है, अब यहाँ पे पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो पाचन की क्रिया कैसे शुरू होगी? देखिए इस छोटी आंत में यहाँ पे निकलता है 5 एंजाइम। कितने एंजाइम? 5। यहाँ पे 5 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। ये 5 एंजाइम निकलते हैं दोस्तों, और इन पांचों एंजाइम का काम है अलग अलग चीज़ों को पाचन करना। जैसे इरेप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करेगा। लाइपेज क्या करेगा? बसा का पाचन करेगा। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सिन आएगा वो प्रोटीन का पाचन, और जहाँ पे पेज यानी लाइपेज वहाँ पे बसा का पाचन। अब देखिए सुक्रेज,
सुक्रेज क्या करेगा, ये गन्ने में पाई जाने वाली जो सुक्रोज होता है, देखिए ये सब शर्करा होती हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये सब शर्करा होती हैं। शर्करा का मतलब मीठा। आप देखते होंगे गन्ने में जो मीठापन पाया जाता है किसकी वजह से, इस सुक्रोज शर्करा की वजह से। माल्टेज, आप देखें अनाजों में, हम अनाजों में भी हमें मीठापन आता है तो किसकी वजह से, माल्टोज की वजह से। दूध में भी हमें मीठापन आता है किसकी वजह, लैक्टोज की वजह से। तो सुक्रेज क्या करेगा, ये गन्ने में पाई जाने वाली जो सुक्रोज शर्करा होती है इसका पाचन करेगा, जबकि माल्टेज ये भी क्या करेगा, अनाजों में पाई जाने वाली माल्टोज शर्करा का पाचन करेगा, और जबकि लैक्टेज ये दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज का पाचन करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ें मेरा काम बताना, आपको याद कैसे करना है। देखिए भाई, सुक्रेज से आप याद कर लेंगे सुक्रोज का पाचन जो कि गन्ने से निकलता है। माल्टेज से याद करेंगे माल्टोज का पाचन जो कि अनाजों में निकलता है, खासकर अंकुरित अनाजों में। और लैक्टेज जो कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज का पाचन करता है। तो लैक्टोज वर्ड आपको दूध तुरंत मिल जाएगा, कैसे, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से मापन करते हैं ना, तो लैक्टेज ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आपसे कोई पूछे कि आंत से निकलने वाले एंजाइम, तो ट्रिक क्या है, पहला वर्ड पकड़िए इरेप्सन का ई, दूसरा लाइपेज का एल, एस, यम, एल। अगर हम इन पांचों का पहला पहला वर्ड लें तो एक क्या बन के आ रहा है, एक वर्ड निकल के आ रहा है, वो उस वर्ड का नाम है स्मेल। क्या है, स्मेल, ध्यान समझिएगा, स्मेल, एस एम ई डबल एल, दोस्तों स्मेल। तो छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम का क्या नाम है, स्मेल। क्या है, स्मेल। एस से क्या हो जाएगा, एस से सुक्रोज, एम से माल्टोज, है ना, ई से इरेप्सिन, एल से लैक्टोज और एक एल से लाइपेज। तो स्मेल वर्ड याद कर लीजिए, ये आपका ट्रिक हो गया। तो छोटी आंत से स्मेल एंजाइम निकलता है, कैसे, स्मेल, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए ये जब एंजाइम निकला तो यहाँ पे पाचन की क्रिया क्या हो गई भाई, समाप्त हो गई, यानी यहाँ पे भी पाचन हो गया। क्यों, क्योंकि ये इन सारे चीज़ों का जब पाचन हो गया तो ये सब बदल जाएंगे ग्लूकोज में। किस में बदलेंगे, ग्लूकोज में। और मैंने आपको बताया था कि भोजन का अंतिम रूप से जो पाचन होता है वो ग्लूकोज में बदलता है, किसमें, ग्लूकोज में। इसीलिए दोस्तों मरीज को देखा होगा, मरीज तो खा नहीं पाएगा तो उसको एनर्जी तो चाहिए ही, तो उसी एनर्जी के लिए क्या होता है, उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज भोजन ही तो होता है, बशर्ते क्या करना पड़ेगा, हमें पाचन नहीं करना पड़ेगा, यानी हमें ढेर सारा तामझाम नहीं करना पड़ेगा कि ग्लूकोज में हमारा शरीर बदले, वो ऑलरेडी ग्लूकोज में बन चुका होता है। तो वही होता है। तो अब भैया ये ग्लूकोज में बन गया है ना, अब इसका क्या हो गया, ये ग्लूकोज बन गया। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जब ये ग्लूकोज में बन गया तो होता क्या है दोस्तों कि ये जो है ये अब यहाँ से प्रवेश करेगा बड़ी आंत में। कहाँ प्रवेश करेगा, ग्लूकोज बनने के बाद ये बड़ी आंत में। देखिए ग्लूकोज जब बन गया ना, अब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत के माध्यम से, यानी गुहा द्वारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज छोटी आंत में तैयार हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब ग्लूकोज छोटी आंत में तैयार हो गया तो ब्लड के माध्यम से पहला इसका अवशोषण होगा, उस ग्लूकोज का अवशोषण होगा। उसके बाद जिस भी कोशिका को उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचा दिया जाता है, किसको, ग्लूकोज को पहुँचा दिया, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होगा, वो निकल जाएगा। देखिए बड़ी आंत की बात करें दोस्तों तो बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता, क्योंकि बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। तो नोटिस कीजिएगा कि बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि बड़ी आंत में एंजाइम नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दूध से संबंधित, ठीक है। तो देखिए दूध के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि दूध जो होता है ना, ये देखने में कैसा होता है, सफ़ेद होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद किस वजह से होता है, केसीन प्रोटीन के द्वारा। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम केसीन बोलते हैं। इसी केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। आपने देखा होगा कि दूध का रंग पीला भी हो जाता है, दूध का रंग पीला भी हो जाता है। तो पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण। किसकी वजह से, कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन के कारण पीला और केसीन के द्वारा सफ़ेद। दूध मीठा भी होता है, तो मीठा किसकी वजह से, लैक्टोज के कारण। किसकी वजह से, लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज के कारण दूध क्या होता है, मीठा होता है। जबकि दूध जो खराब होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तो देखिए वर्ड आपको मिल रहा है लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस। तो ये वर्ड आपको मिल रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। यही आपको याद करना है कि दूध की जो सफ़ेदी होती है वो केसीन प्रोटीन के द्वारा, जबकि
पीलापन कैरोटीन के द्वारा। तो कैरोटीन भी याद कर लीजिए, गाजर क्या होता है, हल्का पीला होता है, तो कैरेट मतलब गाजर होता है कैरेट, तो कैरेट से याद कर लीजिए पीलापन, कैरेट से याद कर लीजिए पीलापन। तो दूध का पीलापन किसकी वजह से, कैरोटीन के कारण। ठीक है, ये चीज़ें थी महत्वपूर्ण चीज़ें। कुछ और चीज़ें बता, तो देखिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों, याद रखिएगा, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और जब इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाएगा तो यही कारण है कि इसे पूर्ण भोजन की संज्ञा से हटा दिया गया। आप सब कहते होंगे कि दूध ही एक ऐसा चीज़ है जो जिसमें पूर्ण भोजन पाया जाए, यानी भोजन आपने देखा, पूर्ण भोजन मतलब कि इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, विटामिन प्रोटीन हर चीज़ मिल जाता है। जबकि बाद में दोस्तों इस पाया गया कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसे पूर्ण भोजन की संज्ञा से हटा दिया गया। इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और ये महत्वपूर्ण चीज़ें दूध के बारे में थी। दोस्तों शहद में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है, किसमें, शहद में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ये चीज़ें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस टॉपिक का लास्ट है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। तो नोटिस कीजिएगा, भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम दोस्तों आपको एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम आपको ग्रंथियों के बारे में बताएंगे, ठीक है, यानी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लीवर और ये सब चीज़, इनके बारे में बताएंगे। तो ये चीज़ें थी, यानी अगर हम कहें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम अदर लेक्चर की बात करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने किसी एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।